Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome, dear students, to 23rd lecture of Logistics Management. Now, I'm your host, Dr. Khurram. I'm a little bit slow today. You would say that, how more slow can I go? Well, in any case, in the last lecture, we were discussing forecasting. Forecasting is no doubt a very important aspect of the whole supply chain process, because any business that needs to be successful needs to know what is demanded and when it is demanded and where it is demanded, because that is the sole purpose of any business profit maximizing organization or any public sector entity, to provide the services and goods that are needed by the customers to the point that those goods and services are needed in the terms of location aspect, then at the time those goods and services are needed. So basically जो forecasting is the backbone of any system. अगर फोरकास्ट इनएक्यूरेट हो तो उसके भी हमने डिस्कस किया कि देयर आर इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, या फॉर एग्जांपल एक्सेसिव ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. अगर फॉर एग्जांपल ओवर फोरकास्ट हो जाए तो आपकी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, और अगर आपकी अंडर फोरकास्ट हो जाए तो आपकी फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज कर जाती है, लॉस सेल्स कॉस्ट इंक्रीज कर जाती है. इस तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं. तो फ्रॉम इन्वेंट्री परस्पेक्टिव अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमने फोरकास्टिंग को बेसिकली डिस्कस कर रहे थे फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री. तो फिर मैंने आप लोगों को फोरकास्टिंग करने की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के बारे में बताया. क्वालिटेटिव टेक्निक्स जो है वो फॉर एग्जांपल सर्वेज और डेल्फी मेथड और फॉर एग्जांपल कंज्यूमर क्लिनिक्स, मार्केट एक्सपेरिमेंट्स, इस तरीके की चीज़ें. फोरकास्ट के एस्पेक्ट्स अगर देखा जाए तो इट इज़ नॉट ओनली द क्वांटिटी दैट नीड्स टू बी फोरकास्टेड, इट इज़ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल. देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो फोरकास्ट करने लाजमी होते हैं, क्योंकि उसके बेस पे ही आगे डिमांड आप फोरकास्ट करते हैं कितनी प्रोडक्शन करनी है, कितनी चीज़ें गुड्स ट्रांसपोर्ट करनी है. फिर दैट वुड मीन कि हमें इतनी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स और चाहिए, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ने फोरकास्ट करने, हमने फंड्स की रिक्वायरमेंट आप एंटिसिपेट कर सकते हैं, आप मजीद लेबर की डिमांड आप फोरकास्ट कर सकते हैं. तो वो उन सारी वो डिराइव्ड फोरकास्ट है सारी, नो डाउट. ये डिराइव्ड फोरकास्ट आसान होती है एज कम्पेयर टू आपकी दूसरी टाइप की फोरकास्ट विच आर इंडिपेंडेंट फोरकास्ट. सो हम लोगों ने एक डिफरेंट मेथड्स डिस्कस किए. फिर हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की तरफ आ गए. क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में हमने एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताया विच इज हिस्टोरिक डाटा. हिस्टोरिक डाटा के अंदर हम लोगों ने एक मेथडोलॉजी डिस्कस की विच इज़ मूविंग एवरेज, जो इस वक्त आपके सामने स्लाइड पे डिस्प्ले हो रही है. मूविंग एवरेज की भी आगे 3 कैटेगरीज थी. फिर हम लोगों ने मूविंग एवरेज के अंदर डिस्कस किया कि मूविंग एवरेज के अंदर एक नाइव फोरकास्ट होती है. मूविंग एवरेज में नाइव फोरकास्ट ये एज्यूम करते हैं कि जो पिछले क्वार्टर या पिछले महीने की, जो पिछले टाइम पीरियड की फोरकास्ट है वही, जो पिछले टाइम पीरियड की एक्चुअल डिमांड है वही अगले टाइम पीरियड की फोरकास्ट बन जाती है. देन हमने सिंपल मूविंग एवरेज डिस्कस किया. सिंपल मूविंग एवरेज के अंदर भी 2 टाइप्स बेसिकली डिस्कस किए, लेकिन ज़्यादा भी हो सकते हैं. 3 ईयर मूविंग एवरेज, 5 ईयर मूविंग एवरेज, 7 ईयर मूविंग एवरेज. वो बेसिकली ये करती है कि पिछले एक डिफाइंड टाइम पीरियड के अंदर, उसको मूविंग एवरेज क्यों कहते हैं कि एक डिफाइंड टाइम पीरियड के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर हम मंथ से बात करते हैं तो अगर इन्होंने मार्च फोरकास्ट करना है तो जनवरी अगर इन्होंने अप्रैल फोरकास्ट करना है तो जनवरी, फरवरी, मार्च और इन सब के एवरेज ले लेंगे. जो इस एक्चुअल डिमांड्स होंगी उनकी एवरेज ले लेंगे, वो मार्च की फोरकास्ट होगी. जब अप्रैल की तरफ जाएंगे तो इट वुड बी फॉर एग्जांपल, ये भी हमने अप्रैल फोरकास्ट के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल. अगर हम मई की फोरकास्ट करेंगे तो अब मई के लिए हम जनवरी को पीछे छोड़ देंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल को हम लोग एक्चुअल डिमांड्स को वो कर लेंगे एवरेज. इसी तरह 5 ईयर मूविंग एवरेज होती है, बिकॉज इट मूव्स ऑन. वो एक पिछली एंटिटी निकाल देते हैं और अगली एंटिटीज बीच में ऐड कर देते हैं. इसी तरह 5 ईयर मूविंग एवरेज हो सकती है, 7 ईयर मूविंग एवरेज हो सकती है, डिपेंड ऑन कि आपको कितने एक्यूरेट फोरकास्ट मिलते हैं. तो नॉर्मली ये किस किस्म की गुड्स में यूज हो सकती है? स्टेबल डिमांड विद नो प्रोनाउंस्ड बिहेवियरल पैटर्न्स. क्योंकि डिमांड का सबसे बड़ा एस्पेक्ट जो शायद हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि डिमांड का एक बिहेवियर होता है, वो किसी एस्पेक्ट से चेंज हो सकती है, वो सीजनल साइक्लिकल रीजंस के ऊपर चेंज हो सकती है. आई होप कि यू वुड रिमेंबर दैट कि आपकी डिमांड जो है वो रैंडम पैटर्न होता है. हमने ग्राफ्स भी इसके डिस्कस किए थे. अब आई डोंट रिमेंबर कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे उससे पहले, लेकिन मैं ब्रीफली उनके बारे में बता देता हूँ सो दैट यू कैन रिकॉल देम, ताकि आपको समझ आए कि हमने क्या डिस्कस किया था. वो हम लोगों ने उसके ग्राफ के पैटर्न्स डिस्कस किए थे, रैंडम पैटर्न्स डिस्कस किए थे. हम लोगों ने उसके अंदर ट्रेंड देखा था. ट्रेंड इज के फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रेंड की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, इंक्रीजिंग ट्रेंड, नीचे की तरफ जा रही है, डिक्रीजिंग ट्रेंड. फिर हम लोगों ने कहा जी उसके अंदर सीजनल वेरिएशंस हो सकती हैं, साइक्लिकल वेरिएशंस हो सकती हैं. उन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या था? साइक्लिकल वेरिएशंस वो हैं जो अक्रॉस लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम होती हैं और इतनी डिफाइंड नहीं होती, इतनी पीरियोडिक नहीं होती, जबकि सीजनल वेरिएशंस आर वेरी पीरियोडिक. सीजनल वेरिएशंस फॉर एग्जांपल एक्चुअली सीजन की वजह से आ सकती हैं. समर विंटर के डिफरेंस की वजह से आपकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स की डिमांड चेंज हो जाती है. सो
फिर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें हमने जब देखी तो हमने कहा जी डिमांड के बिहेवियर पे डिपेंडेंट होता है कि हम कैसे उसको फोरकास्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक और मेथड हमने डिस्कस किया, दैट वाज वेटेड मूविंग एवरेज। वेटेड मूविंग एवरेज वाज द मेथडोलॉजी इन विच हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल हम वेटेड 3 ईयर मूविंग एवरेज, 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज लेते हैं, तो हम उसमें कह सकते हैं कि अगर 3 महीनों को जनवरी, फरवरी और मार्च को हम लोग यूज़ कर रहे हैं एज एन एवरेज उनकी ले रहे हैं, तो किसको वेटेज ज़्यादा दी जाए, तो उसके साथ हम एक खास स्पेसिफिक टर्म वेट एड मल्टीप्लाई कर देते हैं कि हमने फॉर एग्जांपल थर्ड मंथ को ज़्यादा वेट देना है जो मोस्ट रिसेंट मंथ है, हमने सेकंड को उससे कम देना है, फर्स्ट को उससे कम देना है। तो दैट वाज बेसिकली वेटेड मूविंग एवरेज। इसी से हमने बताया कि आगे एक एक्सट्रैक्ट होता है, दैट इज एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग बेसिकली ये देख रहा होता है कि आपकी एक फोरकास्ट होती है और एक्चुअल डिमांड होती है, दोनों के दरमियान जो गैप है उसमें से आप किसी एक को ज़्यादा वेट देते हैं, किसी एक को कम वेट देते हैं, जो अल्फा की टर्म से आपको इस फार्मूला के अंदर नज़र आ रहा है, और वो ये बताता है कि आपका बेसिकली किसको आप ज़्यादा वेट दे के आप अगली फोरकास्ट करना चाह रहे हैं। इसमें आपके पास FT रिप्रेजेंट फोरकास्ट, DT रिप्रेजेंट डिमांड और FT+1 रिप्रेजेंट जिस टाइम पीरियड को हम फोरकास्ट करने जा रहे हैं। अल्फा इज़ द वेइंग फैक्टर। इस वेइंग फैक्टर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की थी, वो ये सिंपल सी आपके सामने स्लाइड पे डिस्प्लेड है कि कब जो है DT अपनी फुल पावर में आ जाता है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हम 1 रखते हैं तो आपका जो है वो FT जो फोरकास्ट था पिछले पीरियड का वो 0 हो जाएगा। अगर हम इसको फॉर एग्जांपल 0 रखते हैं तो आपका FT जो है वो क्या कहते हैं फुल हो जाएगा और DT आपका 0 हो जाएगा। वो फार्मूले पे ऑब्वियसली इट इज़ वेरी सिंपल, 0 से 1 के दरमियान इसकी नॉर्मली वेट रखे जाते हैं, जो ऑन एवरेज अक्सर वेट रखे जाते हैं 0.2 0.3 तक रखे जाते हैं। फिर हमने क्लासिकल टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन को डिस्कस किया। क्लासिकल टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन इज आगे जाके हम देखेंगे इट इज़ समहाउ जो इसका पहला हिस्सा है दैट इज़ सम सॉर्ट ऑफ सिमिलर टू रिग्रेशन एनालिसिस। इसमें हमने ये देखा, हमने ये डिस्कस किया कि अगर फोरकास्ट है तो उसके 3 हिस्से होते हैं, एक उसका जो पिछले हिस्टोरिक डाटा है उसका ट्रेंड होता है, दूसरा उसकी सीजनल वेरिएशंस होती हैं, तीसरी उसकी साइक्लिकल वेरिएशंस होती हैं, चौथी उसकी रैंडम वेरिएशंस होती हैं। रैंडम वेरिएशंस रेजिडुअल के अंदर कैप्चर हो जाती हैं। रेजिडुअल आपको अगर रिग्रेशन देखें तो उसमें एक आखिर में एक म्यू की टर्म हमेशा लिखी होती है, एरर की टर्म लिखी होती है, वो पार्ट होता है जो एक्सप्लेन नहीं हो रहा होता, जो आपकी वेरिएशंस एक्सप्लेन नहीं होती वो रेजिडुअल में नॉर्मली चली जाती हैं, तो उसको एरर भी कह सकते हैं, एरर टर्म होती है। उसके लिए मल्टीपल वर्ड्स यूज़ होते हैं। रेजिडुअल उस वक्त कहते हैं जब ओरिजिनल में से उसको वो जो बच जाता है उसको माइनस करते हैं, तो दैट इज़ एक्चुअली रेजिडुअल जो बच जाता है बेसिकली। F फोरकास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, T ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, S सीजनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, C साइक्लिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, R जो है वो रेजिडुअल इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि रैंडम वेरिएशन जो कैप्चर नहीं हुई। इसमें जो थ्योरेटिकली तो हम कहते हैं कि जो आपके डिकम्पोज करते हैं आप हिस्टोरिक डाटा को तो 4 होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब करने जाते हैं तो आप साइक्लिकल और रेजिडुअल को आप जो है वो 1 की वेट दे देते हैं, बाकी दोनों को फिर आप कैलकुलेट करते हैं। इसमें होता ही है कि आप बेसिकली जो T कैलकुलेट करने के लिए आप रिग्रेस करते हैं टाइम के साथ। खैर इसके हम आगे चल के मेरे ख्याल में एक और एग्जांपल मेरे पास काफ़ी एक्सटेंसिव किस्म की मौजूद है। लास्ट टाइम हमने इसकी एग्जांपल की थी, इसी क्योंकि एग्जांपल से आगे मैंने रिग्रेशन वाला पार्ट भी डिराइव करना है और आप लोगों को समझाना है, तो लेट्स डिस्कस दिस एग्जांपल। अब किया ये गया है कि बेसिकली जो सीजन्स हैं उसको फॉर एग्जांपल 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया, समर, ट्रांस सीजन, फॉल, हॉलीडे एंड स्प्रिंग सीजन। अब ये अब लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है सेल्स पीरियड कौन सा, आइदर इट इज़ समर सेल्स, ट्रांस सीजन सेल्स, फॉल सीजन सेल्स, हॉलीडे सेल्स या आपके स्प्रिंग सीजन सेल्स। ये आपके आगे और उसके आगे टाइम पीरियड की वैल्यू की है, उसके बाद आगे दी गई है सेल्स जो एक्चुअल सेल्स हुई हैं। फिर नंबर 3 कॉलम के अंदर आपका डिमांड मल्टीप्लाइड बाय टाइम है, नंबर 4 कॉलम में आपका T स्क्वायर है, यानी कि टाइम का स्क्वायर, 1 का इस तरह स्क्वायर सारी वैल्यूज़ का। जो क्वार्टर हमने फोरकास्ट करने हैं वो 13 और 14 है, जो टाइम पीरियड, क्वार्टर नहीं टाइम पीरियड जो हमने फोरकास्ट करने हैं वो 13 और 14 है, राइट। 1 आपने समर को कह दिया, 2 आपने ट्रांस सीजन को कह दिया, 3 आपने फॉल को कह दिया, 4 आपने हॉलीडे को कह दिया, 5 आपने स्प्रिंग को कह दिया। अब इनका समीशन भी नीचे मौजूद है, इनका स्क्वायर किया जाएगा तो वो आगे आप लोगों का T स्क्वायर के कॉलम नंबर 4 के हिसाब से। अब करना क्या है, हमने रिग्रेस करना है ट्रेंड को सेल्स के ऊपर, राइट। आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो y है विच इज सेल्स, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो बन जाएगा वो टाइम बन जाएगा। जब आप इसका रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे तो ये जो नीचे सबसे रिग्रेशन इक्वेशन आपको आती है दैट इज वो नीचे रिप्रेजेंटेड है T इज इक्वल टू 11,567.08 प्लस 486.13 T, राइट। ये आपकी रिग्रेशन इक्वेशन आती है जब आप ट्रेंड को रिग्रेस करते हैं इसके ऊपर सेल्स के ऊपर। नाउ अगर इसको हमने इंटरप्रेट करना,
आई होप यू वुड अंडरस्टैंड रिग्रेशन, थोड़ा बहुत तो आप लोगों को आना चाहिए अब तक। रिग्रेशन में ये ए जो है वो जो इंटरसेप्ट होता है दैट इज़ 11,000 समथिंग, जो आपका बी है वो कोएफिशिएंट है टी के साथ, स्लोप पैरामीटर जिसको बोलते हैं। जो इंटरसेप्ट है बेसिकली वो ये रिप्रेजेंट करता है इफ एवरीथिंग एल्स इज जीरो तो आपकी सेल्स इतनी होंगी, यानी कि अगर दूसरे फैक्टर्स टाइम फैक्टर, इसमें खाली टाइम फैक्टर इस वक्त कंसिडर हो रहा है। देखिए मैं इसी वजह से कहता है इसको मैं आगे रिग्रेशन एनालिसिस जो फोरकास्टिंग के लिए यूज़ होता है उसमें भी आप इसको लेके आगे फर्दर लेके जाऊँगा इसको मैं यहीं से। हम दूसरे एग्जाम्पल नहीं करेंगे लेकिन इसी में से हमें सिंपली समझ आ जाएगी रिग्रेशन का। अगर आपको आइडिया तो यहाँ पे भी हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हम इसका रिग्रेशन करने जा रहे हैं। व्हेन वी डू दैट हमारे पास इंटरसेप्ट और कोएफिशिएंट आ जाता है, उसके हमने फार्मूलाज भी देख लिए थे। ये वही जो नीचे सम्स वगैरह लिखे हुए हैं वो उसके फार्मूलाज के तौर पे उसको सॉल्व करने के लिए लिखे हुए हैं। ए इंटरसेप्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है व्हेन देयर आर नो अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग इट द सेल्स वुड बी दिस मच। टी जो है वो सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रेंड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। अब 486 इज के जी प्लस साइन के साथ है तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग इट इज अ पॉजिटिव ट्रेंड। वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 होगा तो ये इतना इफेक्ट उसके ऊपर ऐड करेगा जाके टोटल सेल्स के अंदर, 2 होगा तो इतना ऐड करेगा, 3 होगा तो इतना ऐड करेगा। उसके बेस पे आपके पास कॉलम 5 बिल्ड किया गया, दैट इज द ट्रेंड वैल्यू, यानी कि जो सेल्स आप अगर आप फोरकास्ट करें, डेफिनेटली देयर आर एरर्स। जैसे आप फॉर एग्जांपल फॉल का नंबर 3rd टाइम पीरियड देख लें तो उसमें जो एक्चुअल सेल्स हैं वो जो एग्जीक्यूट हुई हैं 14,489 है, जबकि जो कैलकुलेटेड है जो ट्रेंड वैल्यू जो लाइन लगी है बेसिकली रिग्रेशन के बीच में से ये वही है जो डॉट्स के दरमियान से लाइन हमने कैलकुलेट किया, रिग्रेस किया उसको जब तो दैट इज़ फॉर एग्जांपल 13,025। ऑब्वियसली दोनों के दरमियान गैप एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन दिस इज़ अ रीजनेबल एस्टिमेशन। ऑब्वियसली जब रिग्रेशन करते हैं तो देयर आर मल्टीपल अदर पैरामीटर्स दैट आर नीड टू बी कंसिडर्ड। खैर हम उस डेप्थ के अंदर नहीं जा रहे, हम रिग्रेशन एनालिसिस नहीं पढ़ रहे फिलहाल। फिर आपका आ जाता है सीजनल इंडेक्स। Seasonal index is basically 2 divided by 5. 2 is the sales divided by 5 जो है वो आपके ट्रेंड के बेस से फोरकास्ट सेल्स है। ये आपके पास इंडेक्स आ गया और पीछे जो आपकी क्या कहते हैं मेथोडोलॉजी है बेस्ड ऑन दैट वो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि उसको उससे मल्टीप्लाई करके आखिर में आप कैलकुलेट कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू। तो वो हमने फॉल और हॉलीडे 13 और 14 को एस्टिमेट किया हुआ है, जो हम पीछे मेथोडोलॉजी डिस्कस करते आए थे कि आप इससे वो सीजनल इंडेक्स को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं जब आप फोरकास्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। आपको डिकम्पोजिशन का फार्मूला तो याद होगा, फोरकास्ट इज इक्वल टू टी इंटू एस इंटू सी इंटू आर। सी और आर को वैसे ही हमने 1 के इक्विवेलेंट ट्रीट किया हुआ है, दैट वुड मीन्स दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई एस एंड टी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज ओवर हियर दैट वी हैव एस्टिमेटेड टी यूजिंग द रिग्रेशन इक्वेशन फॉर एग्जांपल टाइम पीरियड 13 and 14 द रिग्रेशन इक्वेशंस गिव्स अस these two values which are starred over here in the T column number 5 which are trend value 17,887 for fall season 13 and 18,373 for which is holiday season which is 14. We have these values. Now what we do is that we do not have seasonal indices for these values, right? There is an arrow showing that, as I discussed in the last lecture also, there was a similar example, but only the difference was that we did it step by step, and this is the whole estimation in front of you right now. This is a different example of obviously of some sales data that has been given in the book, Bobby Brooks sales data. Now for fall season we do not have the current sales index, but we have the previous for example not sales index, sorry, seasonal index, because seasonal variations are periodic, right? There is a trend. This is that sort of data in which there is a scatter plot, there is a trend going upwards, and then there are also very periodic variations in it. These periodic variations are basically due to seasonal fluctuations. Now for that we have captured it, we have a seasonal index out of that. Now if we have a seasonal index, that would mean that these time periods fluctuations, for example fall and holiday, there might be certain deviations. You can see those deviations over here, but these might be more or less similar to last period's seasonal fluctuations. So when we have the seasonal index, we do not have the seasonal index for 13 and 14. What we can do is that if 13 is fall, we can go back and look at where is the fall last time that it took place and what was the seasonal index for that, and we can use that seasonal index. हम एक स्टेप पीछे जाते हैं, हम देखते हैं जी फॉल टाइम पीरियड 8 के अंदर आता है. व्हेन फॉल इज इन टाइम पीरियड 8, दैट वुड मीन हम 8 के आगे जाएंगे 1.04, तो फिर हम 1.04 का इंडेक्स हम कह लेंगे कि बेस्ड ऑन सीजनल फ्लक्चुएशंस के वो
सिमिलर होती हैं तो 1.04 की वैल्यू हम यूज़ कर लेते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 17,887 के साथ, एंड वी हैव द आंसर, वी हैव द फोरकास्ट विच इज़ 18,602। इसी तरह हम फॉर एग्जांपल जब हॉलीडे नंबर 14, सीरियल नंबर 14 का हमारे पास ट्रेंड तो आ गया 18,373, तो हम लोग वापस पीछे जाते हैं कि हॉलीडे लास्ट टाइम कब था, हॉलीडे नंबर 9 पे था, टाइम पीरियड 9 के ऊपर। उसकी हम देखते हैं व्हाट वाज द सीजनल इंडेक्स, दैट वाज 1.14, मल्टीप्लाई दिस 1.14 बाय 18,373 एंड वी हैव द फोरकास्ट विच इज़ 20,945। आई होप दैट दिस स्लाइड इज़ वेरी क्लियर नाउ। अगर ये आप लोगों को फॉर एग्जांपल ट्रेंड वाले फोरकास्ट आते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। जो इसकी इंट्रिकेसीज थी कि आपने वो बीटा का फार्मूला क्या है वो आपको लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया, तो कैलकुलेट कैसे करना है, 3-4 चीज़ें भी उसके अंदर मैंने आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में कि आप लोगों ने फॉर एग्जांपल टी का स्क्वायर करने के बाद सम करना है, आपने टी का सम को स्क्वायर नहीं करना। इस तरह की चीज़ें मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन की थी। अगर आप लोग भूल रहे हैं तो लास्ट लेक्चर में चले जाएं, उसकी स्लाइड्स उठा लें, फार्मूला आपके सामने आ जाएगा। तो उस बेस पे आपने सबसे पहले रिग्रेशन एनालिसिस करना है, आपने सॉर्ट ऑफ रिग्रेस करना है टी को सेल्स डाटा के ऊपर, जहाँ पे टी कैपिटल लिखा हुआ है रिग्रेशन इक्वेशन के आगे, दैट इज़ आप उसको रादर डी देख लें, मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर होगा, आप उसको डी देख लें। टी इसलिए कहा गया कि ये फोरकास्ट है, इसलिए उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया कि आगे फ्यूचर टाइम पीरियड के हम फोरकास्ट करने के लिए इक्वेशन बना रहे हैं। डज नॉट मैटर, एक्चुअली आप कर ये रहे हैं कि आप सेल्स डाटा के ऊपर टी को फोरकास्ट कर रहे हैं, टाइम पीरियड को फोरकास्ट कर रहे हैं। इसी से एसोसिएटेड जब मैंने कहा था हम आगे निकालेंगे, तो रिग्रेशन क्या चीज़ है? रिग्रेशन एक्चुअली कैप्चर करता है किसी एक वेरिएबल के अंदर फ्लक्चुएशन से। बेसिक ओएलएस की हम बात कर रहे हैं, डोंट थिंक इट टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हम ये जानना चाहते हैं कि एक वेरिएबल के अंदर जो वेरिएशन आती है वो किन किन चीज़ों से एसोसिएटेड है। अभी जो हम पीछे क्लासिकल टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन की बात कर रहे थे, वी वर ओनली टॉकिंग अबाउट ट्रेंड एंड सीजनल इंडेक्सेस एंड साइक्लिकल वेरिएशंस एंड रेजिडुअल। लेकिन इट माइट बी पॉसिबल कि बहुत सारी चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइसेस का इफेक्ट एग्जिस्ट करता है, फर्म की जो आउटपुट वो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी डिमांड है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं। जैसे योर ग्रेड्स माइट बी डिपेंडेंट ऑन द टाइम दैट यू स्पेंड ऑन गिविंग टू दीज लेक्चर्स ईदर और टू रीडिंग द बुक, राइट। तो वो अगर फॉर एग्जांपल दो हम सिमिलर लेवल के स्टूडेंट्स को कंपेयर करते हैं, जब मैं कहता हूँ होल्डिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट, तब मैं कहता हूँ कि आप सिमिलर लेवल के स्टूडेंट्स को आपस में कंपेयर करते हैं, तो स्टूडेंट्स हु गिव मोर टाइम टू रीडिंग द बुक would definitely have a higher grade। इसका मतलब है कि अदर देन दीज वीडियो लेक्चर्स, अगर हम कहें कि दोनों सेम टाइम वीडियो लेक्चर्स को देते हैं और मेरी बातें दोनों सेम टाइम मुस्तफीद होते हैं उससे या बोर होते हैं, जैसे भी होते हैं, तो उसके बाद जो ज़्यादा बुक को टाइम देगा उसका स्कोर ज़्यादा आएगा। इसका मतलब है कि ग्रेड को बुक रीडिंग भी अफेक्ट कर रही है। ग्रेड को आपका फॉर एग्जांपल दोनों को अगर हम एक और वेरिएबल बीच में ऐड करते हैं कि हाउ मच टाइम इट हैज़ बीन रिटर्न टू स्टडीज़ वाला कॉन्सेप्ट, कि कितने ईयर्स का गैप है दोनों जब स्टडीज़ की तरफ वापस आए। एक फ्रेश स्टूडेंट आया जब भी पढ़ता किताबों की आदत पड़ी, एक ऐसा स्टूडेंट आया जो 2-1 साल बाद या साल डेढ़ बाद दोबारा उसने सोचा कि चलो जी मैं MS कर लेता हूँ या MBA कर लेता हूँ या नेक्स्ट डिग्री करता हूँ, जो भी है। तो बेसिकली बेस्ड ऑन दैट तो उसको स्टार्ट करने में टाइम लगेगा। अगर हम वो बीच में कैप्चर करते हैं उसका इफेक्ट भी हो सकता है। देन फॉर एग्जांपल जितने सारे स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, वन ऑफ द स्टूडेंट्स माइट बी मैरिड, द अदर वन वुड बी अनमैरिड। जो मैरिड स्टूडेंट है उसने डेफिनेटली ड्यू टू सर्टन आप कह सकते हैं फैमिली एंड चिल्ड्रन इश्यूज उसने ज़्यादा टाइम देना है फैमिली को भी और स्टडीज़ की तरफ कम टाइम डिवोट कर सकता। अगर फॉर एग्जांपल डिफरेंट एस्पेक्ट्स इफेक्ट करते हैं, अगर कोई जॉब कर रहा है कोई अनएम्प्लॉयड है, उन दोनों में से जो जॉब कर रहा है फॉर एग्जांपल वो डेफिनेटली अपनी स्टडीज़ के अपनी जॉब के असाइनमेंट्स के साथ इसको मैनेज कर रहा है, डेफिनेटली ही वुड बी गिविंग सम टाइम टू दैट। तो उसके पास वो ये आप वेरिएबल्स बीच में ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब है देयर आर वेरिएबल्स जो एक उनको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। दीज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैव एन इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। बेसिकली जो आप इन सारों को कैप्चर करते हैं, बेसिक OLS रिग्रेशन है, इसके लिए स्टेटा यूज़ होता है। ये जो मैंने आप लोगों को मैनुअल कैलकुलेशंस बताई हैं ये आपकी एक्सेल के अंदर भी की जा सकती हैं। एक्सेल में भी इवन कि आप डाटा प्लॉट करके सिंपली आप डाटा प्लॉट करें, यू कैन गो ऑन एक्सेल, यू कैन गिव इट अ कमांड कि इसमें से स्कैटर प्लॉट में से ट्रेंड लाइन गुजार दो, इट वुड ट्रेंड लाइन। आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में जाकर उसे ये कह देंगे ट्रेंड लाइन की इक्वेशन शो कर दो, तो इक्वेशन भी आपको ये वाली शो कर देगा जो मैंने ये आपको पिछली स्लाइड में नीचे शो की हुई है, रिग्रेशन इक्वेशन। ऊपर जो आप वेरिएबल्स के नाम लिखेंगे वो उसके अंदर बता देगा, राइट। आप सिंपली इसके ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं जाके फेसबुक पे कि हाउ टू यूज एक्सेल फॉर रिग्रेशन एनालिसिस। तो अब ये दो वेरिएबल ट्रेंड को आप रिग्रेस कर सकते हैं उसके ऊपर, सेल्स डाटा के ऊपर।
सेल्स डाटा को आप डिपेंडेंट वेरिएबल रखें, आप वो ट्रेंड को इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखें, टी को आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखें, वो बैक एंड पे यही कैलकुलेशंस कर रहा होता है। फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप उसी सेल्स को सेलेक्ट करके ये सारी कैलकुलेशंस एक्सेल में कर लें। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप स्टेटा फॉर एग्जांपल SPSS eViews जैसे सॉफ्टवेयर खोल लें, उसमें ये डाटा इनकॉर्पोरेट करें और आप बेसिक OLS दिस इज डिपेंडेंट दिस इज इंडिपेंडेंट ठक आपको इक्वेशन सामने आ जाएगी, ये वाली एग्जैक्टली ये वाली। तो देर आर मल्टीपल मेथड्स ये रिग्रेशन की। ये खाली अगर आप अपने बेसिकली यू आर डूइंग क्लासिकल टाइम सीरीज डीकम्पोजिशन तो ये एक्सेल की शीट बनी हुई वुड बी मच मोर ईजियर। ऑब्वियसली स्टेटा में भी ये सारी चीज़ें वेरिएबल्स क्रिएट किए जा सकते हैं, eViews में क्रिएट किए जा सकते हैं। इस वेरिएबल को से डिवाइड कर दो आपने, फॉर एग्जांपल कॉलम 6 क्रिएट करना है तो 2 डिवाइड बाय 5 है कि हर रो वाइज कॉलम 2 विच इज़ फॉर एग्जांपल फॉर समर इट इज़ 9458 डिवाइडेड बाय 12053 जो ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करके आई है जो प्रोजेक्टेड है, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे यू वुड गेट 0.78। तो ये चीज़ें आप उनमें भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल में ऑब्वियसली डिफरेंट है, मतलब हर आपके पर्पस पे डिपेंड करता है। आप रिग्रेशन इक्वेशन भी आखिर में निकाल सकते हैं नीचे से, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो ये कैलकुलेशंस अगर आप खाली स्कैटर प्लॉट बना के और ट्रेंड लाइन बनाएंगे, दीज कैलकुलेशंस वुड बी ऑटोमेटिकली कैरिड आउट एट द बैक एंड। वो इक्वेशंस आ रहे हैं ऑब्वियसली, स्टेटा भी वो एक्सेल भी ऐसे नहीं बना सकता। तो रिग्रेशन करने के डिफरेंट मेथड्स आपके, अब जब आपके मल्टीपल वेरिएबल्स आ जाते हैं, अब हम ये बात कर रहे हैं रिग्रेशन एनालिसिस में कि देयर आर अदर फैक्टर्स जो सेल्स को अफेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन का, मैं आपको जब व्हेन वी वर डिस्कसिंग फोरकास्ट में आपको 2-4 एग्जांपल्स देता आया था। दे आर के फॉर एग्जांपल जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है डेफिनेटली दैट वुड हैव रिजल्टेड इनटू अ ट्रेंड। लोगों की ओवरऑल इनकम्स हैं, लोगों की ओवरऑल इनकम्स है, दैट वुड मीन कि अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ओवरऑल इनकम लेवल इंक्रीज करता जा रहा है तो डेफिनेटली पीपल वुड डिमांड मोर प्रोडक्ट्स एंड दैट डिमांड ऑफ पीपल फॉर मोर प्रोडक्ट्स वुड रिजल्ट इनटू इंक्रीज सेल्स एंड डेफिनेटली यू वुड नीड टू बी देयर इन द मार्केट, यू नीड टू फोरकास्ट दैट, जिसके लिए फॉर एग्जांपल एनी चेंजेस इन प्राइसेस माइट रिजल्ट इनटू दिस। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स दैट माइट अफेक्ट फोरकास्ट। हमने साइक्लिकल और ट्रेंड फैक्टर्स तो कैप्चर कर लिए, देयर माइट बी अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ बताया कि नंबर ऑफ नॉन वेंडर अकाउंट्स might be one of the factors. अगर हम if we look at this specific case, Bobby Brooks, a manufacturer of teenage women's clothes, was able to forecast seasonal sales from the following relationship. Basically, when they use this regression equation to forecast that thing, that would have been simply आप कह सकते हैं इनके फोरकास्ट सबसे एक्यूरेट इस केस में थे। हम आगे जाके इसको देखते हैं, हम वी वोंट गो टू द एग्जैक्ट एग्जांपल, डेफिनेटली हम लोग काफ़ी चीज़ों में ज़्यादा टाइम लगाते हैं, लेकिन मैं आपको ये लास्ट से ही एग्जांपल समझा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, पिछले टेबल से ही समझा दूंगा। इसमें और पिछले टेबल में सिर्फ ये डिफरेंस है कि उसमें सिर्फ एक टाइम को रिग्रेस कर रहे थे हम, द टाइम पीरियड वॉज टी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 वॉज द ओनली वेरिएबल। इसमें हम मजीद 2 वेरिएबल्स ऐड कर रहे हैं, X1 एंड X2। अब वो फर्म की इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है, फर्म की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंडेंट है, देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो इफेक्ट करते हैं उसको, गवर्नमेंट पॉलिसीज इफेक्ट करते हैं। लेकिन इस केस में बॉबी ब्रुक्स की एग्जांपल जब इन्होंने ली तो इन्होंने बेसिकली कंज्यूमर डेट रेशो और नंबर ऑफ नॉन वेंडर अकाउंट्स, ये 2 देखे कि वो उस फर्म की ओवरऑल सेल्स को ज़्यादा इफेक्ट कर रहे थे, ये वाली 2 चीज़ें, राइट। तो जब इन्होंने ये देखे कि ये 2 चीज़ें इनकी सेल्स को ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं, सो दैट वुड मीन कि ये इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे ऐसे वेरिएबल जो प्रिडिक्ट करेंगे उसको। हमने अगर आप वो स्कैटर प्लॉट को देखें तो हमने वो वेरिएशन देखनी है, राइट, कि अगर वो 2 डायमेंशनल है, ट्रेंड हमने रखा यहाँ पे टाइम पीरियड, और फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस के ऊपर हमने रखा, आप कह सकते हैं उसको क्या कहते हैं, डाटा, सेल्स डाटा। अब ये 2 डायमेंशनल ग्राफ है और इसी ग्राफ में से हमने उसको बेस्ट प्रेडिक्ट करने की कोशिश की। अगर इसी को आप 3 डायमेंशनल ग्राफ कर दें तो आपके इधर यहाँ पे फॉर एग्जांपल आ जाता है सेल्स, यहाँ पे आ जाता है ट्रेंड, यहाँ पे आ जाता है कंज्यूमर डेट रेशियो। तो जो वेरिएशंस उससे हट के उनको भी फोरकास्ट करके वो लाइन लगाने की कोशिश करता है, उनको भी एंटीसिपेट करे, कैप्चर करने की कोशिश करता है। रिग्रेशन का बेसिक मकसद क्या होता है कि डाटा के अंदर जितनी वेरिएशन है, इस वेरिएबल के अंदर जितनी वेरिएशन है, सेल्स डाटा के अंदर जितनी वेरिएशन है, उसको दूसरी चीजें कितना एक्सप्लेन करती हैं, किन की वजह से वो वेरिएशन एग्जिस्ट करती है, किन दूसरी चीजों की वजह से वो वेरिएशन एग्जिस्ट करती है। अगर ये दोनों इकट्ठे वेरिएट करें तो नॉर्मली पॉजिटिव, जैसे ट्रेंड और इसका पॉजिटिव साइन आया था साथ, कि जितना ज्यादा टाइम गुजर रहा था इसी तरह वो सेल्स भी बढ़ रही थी, वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है।
ऑपोजिट रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट कर सकता है कि ये चीज़ नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है। जैसे द टाइम यू स्पेंड वॉचिंग मूवीज नेगेटिवली अफेक्ट्स योर ग्रेड्स। अगर आप इफ यू स्पेंड मोर टाइम वॉचिंग मूवीज डेफिनेटली योर ग्रेड्स वुड गो डाउन। तो अगर हम अक्रॉस हिस्टोरिक डाटा बहुत सारे स्टूडेंट्स का हम डाटा कलेक्ट कर लें, एक ही स्टूडेंट का बहुत आपका मतलब बचपन से लेकर अब तक का रिकॉर्ड चेक कर लें एग्जाम के स्कोर का, किसी एक सब्जेक्ट का, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स का खाली डाटा उठा लें, तो वी वुड सी कि जितनी ज़्यादा आप मूवीज़ देखते जाते हैं उसके हिसाब से वो वेरिएट कर रहा। अब तो याद ही नहीं होगी कितनी मूवीज़ देखी ना स्कोर याद होगा, बट स्टिल यू गेट माई एस्पेक्ट जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रिग्रेशन वो वेरिएशंस कैप्चर करने की कोशिश करता है। मैं आपको बीच बीच में रिग्रेशन भी बताई जा रहा हूँ, बट अज्यूमिंग दैट यू नो एनफ अबाउट रिग्रेशन एनालिसिस, आप में से काफ़ी सारों को आता भी होगा, मे बी आप लोग एक कोर्स में पढ़ें भी इसको। तो हम ये अब देख रहे हैं कि जिस तरह वहाँ पे एक इंटरसेप्ट था प्लस टाइम का वेरिएबल था जिसके साथ बीटा 1 पीछे स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा था। अगर इस इक्वेशन में से लास्ट दो वेरिएबल्स को निकाल दें तो वो बेसिकली f प्लस बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1, यहाँ पे ख़त्म हो रही थी ट्रेंड वाली इक्वेशन। अब हमने दो और वेरिएबल्स इसके अंदर ऐड कर दिए। जब हमने दो और वेरिएबल्स इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, दैट वुड मीन कि अब आपके पास बीटा 2 मल्टीप्लाइड बाय कंज्यूमर डेट रेशियो, बीटा 3 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ नॉन वेंडर अकाउंट्स। बॉबी ब्रुक्स वाले एग्जांपल में ये हैं, आपकी फर्म के केस में कुछ और हो सकते हैं, लाजमी नहीं कि यही दोनों हों, राइट? ये फोकस रखें। एग्जाम्पल में मैंने एज एन एग्जाम्पल सिर्फ ये दो वेरिएबल्स उठाए हैं। अब जब अगर हम एक स्टेप, मैं दोबारा पिछली स्लाइड के ऊपर जाके आपको ये बताता हूँ कि जब ये ट्रेंड का वेरिएबल है, अब ये देखें कि एक इंटरसेप्ट है 11,000 समथिंग, दूसरा सेकंड वन इज स्लोप टी। अगर इसी के साथ आगे चलें तो फॉर एग्जांपल प्लस इसी टेबल के अंदर और चीज़ें ऐड हो जाएं। आप अब 5 से पीछे हम चीज़ें ऐड करें, 5 की तरफ नहीं जा रहे अभी, आप टेबल को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, लेकिन आगे मैं बात करूंगा इस इक्वेशन और फिर 5 की बात करूंगा। प्लस बीटा 1 आपके पास ये आ गया विच इज़ जो टी के साथ आ रहा है, बीटा 2 आ गया आपके पास कंज्यूमर डेट रेशियो का, बीटा 3 आपके पास आ गया फॉर एग्जांपल नॉन वेंडर, नंबर ऑफ नॉन वेंडर अकाउंट्स का। ये आपके पास वही इक्वेशन आप समझें एक्सटेंड होगी 3 और वेरिएबल्स डाल के, और उन वेरिएबल्स का डाटा भी आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है। सेम प्रोसीजर उसके बाद फॉलो करना। अब आपने फॉर एग्जांपल ट्रेंड वैल्यू या आप कह लें उसको कि फोरकास्टेड वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लेनी है, उसको हम फिर फॉर एग्जांपल एफ बोलेंगे, टी नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम सिर्फ इसमें ट्रेंड फोकस कर रहे थे। यहाँ पे टी आ रहा था कॉलम 5 में, उसमें फोरकास्टेड वैल्यू 4 कर लेंगे। और उसी तरह हम टी का डाटा पुट करेंगे, सेल्स का डाटा तो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, आप एफ का डाटा बेसिकली जहाँ पे डी टी लिखा हुआ है उसी की जगह हम लोगों ने यहाँ पे टी टी लिखा था, वहाँ पे हम ये करेंगे कि हम जहाँ पे डी टी लिखा है वहाँ पे हम एफ लिखेंगे, राइट? तो अब हम करेंगे क्या कि हम टी का डाटा पुट करते जाएंगे, पहले कांस्टेंट लिखेंगे, इंटरसेप्ट लिखेंगे, प्लस जैसे हमने यहीं पे किया हुआ आप लिखेंगे इंटरसेप्ट लिखेंगे, प्लस बीटा 1 जो आपकी वैल्यू आई है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 486 आई है, मल्टीप्लाइड बाय टी प्लस जो उसका XYZ आएगा मल्टीप्लाइड बाय कंज्यूमर डेट रेशियो, प्लस जो भी उसका आएगा साथ इंटरसेप्ट आएगा ABC मल्टीप्लाइड बाय आपका नेक्स्ट वाला जो आपका वो क्या कहते हैं उसको वो था नंबर ऑफ नॉन वेंडर अकाउंट्स। अब ये सारे एक इक्वेशन बन गई। इसी में अब आप डाटा पुट करते जाएंगे, T1 का पहले 1 लिखेंगे, 1 के अगेंस्ट जो वैल्यू होगी, 2 के अगेंस्ट जो वैल्यू, 1 के अगेंस्ट जो वैल्यू होगी कंज्यूमर डेट रेशियो की, 1 के अगेंस्ट जो वैल्यू होगी नॉन वेंडर अकाउंट्स की, वो आप डालेंगे, आपके पास F निकल आएगा जो यहाँ पे आप 5 में पहली जगह पे लिख देंगे। फिर आप इसी तरह बाकी लिखते जाएंगे और आपके पास ट्रेंड वैल्यू आ जाएगी। अब जो आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो आप आगे जो, क्योंकि बाकियों का डाटा आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है ऑलरेडी, तो आप आगे फोरकास्ट भी कर सकते हैं इसको, सिंपल एज दैट। बेसिकली हम लोग सेल्स को फोरकास्ट करने जा रहे हैं, उसका डाटा ना हो हमारे पास इंपॉर्टेंट, लेकिन जिस तरह इस मॉडल के अंदर आपके पास टी का डाटा है, इसी तरह आपके पास कंज्यूमर डेट रेशियो भी होना चाहिए, आपके पास वो भी होना चाहिए, उसका डाटा भी एग्जिस्ट करना चाहिए, नंबर ऑफ नॉन वेंडर अकाउंट्स। नंबर ऑफ नॉन वेंडर अकाउंट्स एक दफ़ा ओपन हुए हैं तो दे वुड ऑलमोस्ट रिमेन द सेम अक्रॉस द टाइम। कंज्यूमर डेट रेशियो वुड ऑल्सो ऑलमोस्ट रिमेन द सेम। तो आपके पिछले पीरियड के जो चलता आ रहा है कंज्यूमर डेट रेशियो वो आप रख सकते हैं। तो फर्म्स को मल्टीपल चीज़ें अफेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ कंपेटिटर्स एक फर्म की सेल्स फोरकास्ट को या सेल्स को ज़्यादा प्रेडिक्ट कर रहा है, एक वेरिएबल आप वो डाल देते हैं बीच में, तो नंबर ऑफ कंपेटिटर्स वुड, आप जब डाटा कैलकुलेट करेंगे आपके फॉर एग्जांपल इस टाइम पीरियड में पिछले 2 साल से आपके 5 कंपेटिटर थे, तो दैट वुड रिमेन द सेम ऑलमोस्ट, राइट? पिछले 2 साल से या साल से आपके 5 कंपेटिटर हैं तो वो, या पिछले 2-3 सीजन से 5 चल रहे हैं तो आपके 5 ही रहेंगे। तो आप बेसिकली एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स के ऊपर जो है आप फोरकास्ट कर लेते हैं आगे। दैट इज बेसिकली हाउ रिग्रेशन एनालिसिस इज कैरिड ऑन।
राइट तो वो इसी वजह से मैंने आपको, क्योंकि वाइड गो थ्रू एक्सटेंसिव वर्क्स मतलब प्रोसेसिंग अगेन, जब हम पिछले ही उसमें से इसको समझ सकते हैं। तो ट्री भी हमने रिग्रेशन किया था, ये सिंगल वेरिएबल रिग्रेशन था, उसमें खाली टी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। अब हमने मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस कर दिए सिंपल ओएलएस से। वही आप स्टेटा या एक्सेल भी यूज कर सकते हैं, स्टेटा यूज कर सकते हैं, ईव्यूज यूज कर सकते हैं, एसपीएसएस यूज कर सकते हैं, बड़ी सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम में मैं आप लोगों को मैनुअली मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस कैलकुलेट करने को नहीं देने लगा। अगर मैंने दिया तो आपको फॉर एग्जांपल एग्जाम में या असाइनमेंट्स में या क्विजेज में जैसे भी, डोंट वरी अबाउट इट, मैं आप लोगों को हाथ से कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ अगर दूंगा तो वो सिंगल वेरिएबल रिग्रेशन एनालिसिस या जिसमें आपका ये ट्रेंड वाला केस आ रहा है, क्लासिकल डीकम्पोजिशन। लेकिन आपको मैं अगर इक्वेशन दे दूं तो फोरकास्ट करने को जरूर दे सकता हूँ। उसके केस में मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस केस में जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, उसमें आप लोगों को फोरकास्ट, जो यही मेथोडोलॉजी फोरकास्ट के लिए आपने यूज करनी है, अदर देन द सीजनल पार्ट। सीजनल पार्ट आप साइड पे कर देंगे इस केस में। इस केस में आप सीजनल इंडेक्स साइड पे कर देंगे, जो मैं जो भी बता रहा हूँ। और सीजनल इंडेक्स भी आप बाय द वे डेफिनेटली एज अ वेरिएबल बीच में डाल सकते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी कैप्चर्ड। और फॉर एग्जांपल सीजनल वेरिएशन कैसे कि सम आप फॉर एग्जांपल डमी वेरिएबल्स, खैर वो अगेन रिग्रेशन की डेप्थ में जाने वाली बात है। तो आप लोगों को मैं इक्वेशन दे सकता हूँ बनी बनाई, और उसी बनी बनाई इक्वेशन के तहत मैं आपको डाटा दे सकता हूँ कि ये डाटा चलता आ रहा है तो उसको फोरकास्ट कर दें। यू वुड ओनली नीड टू फोरकास्ट, राइट। मूविंग ऑन, अब पॉइंट ये था, मैंने आपको बताई थी शुरू में एक बात कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू डिपेंड ऑन वन सिंगल फोरकास्ट, कि आप एक ही फोरकास्ट को लेके चलते रहें और आप कहें जी मैंने ये करना है। फर्म्स जो हैं दे ऑफन यूज मल्टीपल फोरकास्टिंग मेथड्स। हमने क्वालिटेटिव पढ़ा, हमने क्वांटिटेटिव पढ़े। हमने क्वांटिटेटिव के अंदर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल टाइम सीरीज हिस्टोरिक डाटा बेस्ड पढ़े, टाइम सीरीज डीकम्पोजिशन पढ़े, अब हमने रिग्रेशन एनालिसिस भी आखिर में देख लिया, राइट। तो मैं नहीं चाहता कि हम रिग्रेशन एनालिसिस पूरा क्या कहते हैं फिजिकली करें, लेकिन आपको अगर मैं उसकी इक्वेशन दे दूं तो आप फोरकास्ट कर सकते हैं उसके बेस पे। पता नहीं मैं ये बात दोबारा क्यों की। अगर कंबाइंड मॉडल फोरकास्ट, मैंने आपको बताया कि फर्म्स मल्टीपल मेथड यूज कर सकती हैं, मल्टीपल मेथड यूज कर सकती हैं। हर मेथड के अंदर एरर्स आ सकते हैं। एरर्स मैंने आप लोगों को बताया कि एरर्स किस तरह आ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये आपकी फोरकास्टेड वैल्यू थी, जो डिमांड आती है उसके दरमियान जो गैप है, बेसिकली दैट इज द एरर। मीन स्क्वायर्ड एरर डेविएशन का मैंने फार्मूला आप लोगों को बता दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन से मिलता द स्क्वायर्ड एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर का आपको फार्मूला बता दिया। उनको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब आप ये कर सकते हैं कि इफ यू यूज मल्टीपल फोरकास्टिंग टेक्निक्स, दैट इज एक्चुअली व्हाट फर्म्स डू। उन मल्टीपल फोरकास्टिंग टेक्निक्स के अंदर कुछ एरर्स हैं, डेफिनेटली हर टेक्निक के अपने एरर्स एग्जिस्ट करेंगे। एरर्स का फार्मूला आई होप यू रिमेंबर दैट। उस एरर के बेस पे आप उसको वेट कर सकते हैं, यानी कि जिसका एरर सबसे कम है उसको सबसे ज्यादा वेटेज दी जाए, जिसका एरर सबसे ज्यादा है उसको सबसे कम वेटेज दी जाए, जिसका एरर सबसे कम है उसको ज्यादा वेटेज दी जाए। सॉर्ट ऑफ वो हमने वेट, यू रिमेंबर हमने वेटेड एवरेज निकाली थी और मैंने अल्फा वाला कॉन्सेप्ट दिया था, वो वेट लगा देता है उसके अंदर। तो अब हम जब सारे मॉडल से हम फोरकास्ट कर लेते हैं, उन सारे मॉडल्स की फोरकास्ट को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं एक कंबाइंड फोरकास्ट निकालने के लिए, विच वुड बी मच मच मोर एक्यूरेट। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि आप बेसिकली जो आपका सबसे बेस्ट एस्टिमेट है उसको, जिसमें सबसे कम एरर है उसको आप ज्यादा वेट दे सकते हैं। द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, जैसे मैंने बॉबी ब्रुक्स के बारे में आपको बताया था कि उसका जो है फॉर एग्जांपल रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गर था, सबसे बेस्ट एस्टिमेट्स उसने इस एग्जांपल में दिए थे। अब अगर बॉबी ब्रुक्स ने रिग्रेशन एनालिसिस के सबसे हाईएस्ट क्लोजेस्ट एस्टिमेट्स थे, तो दैट वुड मीन कि क्लोजेस्ट एस्टिमेट्स हर एक के अपने अपने टेक्निक्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आर स्क्वायर्ड इज वेरी हाई, आर स्क्वायर्ड इज आप कह सकते हैं वो पैरामीटर है जो बताता है कि टोटल वेरिएशन कितनी एक्सप्लेन की गई है। अगर सेल्स डाटा की फॉर एग्जांपल हमने रिग्रेस किया 3-4 वेरिएबल्स के ऊपर, मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस कंडक्ट किया हम लोगों ने, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि उस केस में हम लोग आर स्क्वायर्ड को देखें। आर स्क्वायर्ड फॉर एग्जांपल इसमें जो एग्जांपल में बताया गया 0.99, यानी कि बहुत वेरी क्लोज, विच इज़ वेरी रेयर अगर इकोनोमेट्रिक टेक्निक्स के हिसाब से जाएं, बट स्टिल उसमें रीजंस हो सकते हैं उसके भी। तो अगर फॉर एग्जांपल आपका बहुत हाई आर स्क्वायर्ड आ गया, दैट वुड मीन कि डाटा के अंदर काफ़ी सारी वेरिएशन आपके इन वेरिएबल्स एक्सप्लेन होगी। इसका मतलब फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में भी या फोरकास्ट करने में भी इट वुड हेल्प अ लॉट।
अब हम अगर इन सारों के एग्जांपल की तरफ आते हैं, जो आपका कंबाइंड मॉडल फोरकास्टिंग है वो ये है कि आप सेवरल मेथड से फोरकास्ट कर लेते हैं और फिर आप उनकी ओवरऑल जो एरर्स है उसके बेस पे आप टोटल एक्यूरेसी की तरफ आ जाते हैं। यानी कि आपने टोटल एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव करनी है कि जिस आपकी फोरकास्टिंग टेक्निक में आपका सबसे थोड़ा एरर एग्जिस्ट कर रहा है उसको जो है आप फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा वेट दे देंगे, और जिसमें सबसे ज़्यादा एरर एग्जिस्ट कर रहा है उसको आप यू वुड गिव इट द लीस्ट वेट। अब फॉर एग्जांपल इन लोगों ने, बॉबी ब्रुक्स ने अपनी सीजनल फोरकास्टिंग जो इनकी करनी थी, उन्होंने अपने क्लोथिंग इंडस्ट्री की जो बना रहे, दैट इज़ 4 मॉडल उन्होंने यूज़ किए। 3 ऑफ देम वर 2 फॉर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग एंड अ रिग्रेशन मॉडल। यानी कि एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, 2 मॉडल इसमें एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग के हैं, दैट इज ES1 एंड ES2, एंड द थर्ड वन इज रिग्रेशन एनालिसिस। द फोर्थ वन वाज मैनेजरियल जजमेंट बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग यूजिंग हिज एक्सपीरियंस। मैनेजरियल जजमेंट यानी कि अगेन अ क्वालिटेटिव टेक्निक, एक एक्सपर्ट जो है वो बता रहा है कि जी इतनी होनी चाहिए। तो एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लंपी फोरकास्ट है उसके लिए ये मेथड्स नहीं है, ये आपकी उन्हीं रैंडम जो डाटा एग्जिस्ट करता है जिनके अंदर इधर साइक्लिकल या सीजनल फ्लक्चुएशंस एग्जिस्ट करती हैं, जो बेसिकली आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट डिमांड थी ये और आपकी रैंडम डिमांड थी, ये उनको कैप्चर करती हैं सारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, ये मेथडोलॉजीज, क्वान्टिटेटिव मेथडोलॉजीज। हम लोगों ने लंपी और इस तरह की फोरकास्ट की डिस्कशन बाद में करनी है, विल डू दैट लेटर ऑन। तो द फोर्थ वाज मैनेजरियल जजमेंट यूज बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग, जो MJ से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ईच फोरकास्ट इज देन वेटेड अकॉर्डिंग टू इट्स रिस्पेक्टिव एरर एज शोन बिलो, यानी कि जितना उसके अंदर एरर था उसके बेस पे उसको वेट किया गया। अगर एरर अगेन मैं खैर वो चीज़ दोबारा बताता हूँ आपको। तो इफ़ यू लुक एट दिस डाटा, आपके जो नीचे टेबल एक गिवन है, मॉडल जो आपका फर्स्ट कॉलम है विच इज़ नॉट नंबर्ड येट, सेकंड कॉलम से नंबर 1 हमने स्टार्ट किया क्योंकि उसको हमने आगे यूज़ करना है। फर्स्ट जो है आपका मॉडल टाइप दैट इज़ मैनेजरियल जजमेंट विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय MJ, उसका फोरकास्ट एरर 9 है, राइट। द सेकंड वन इज रिग्रेशन एनालिसिस जिसका फोरकास्ट एरर जो है 0.7 है। द थर्ड वन इज एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग 1, उसका एरर 1.2 है। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग की हमने देखे थे कि डिफरेंट आप उसके यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज आप वो जो अल्फा की वैल्यू चेंज करके उसके वेट्स डिफरेंट असाइन कर सकते हैं, राइट। फिर उसके अंदर आप ट्रेंड और सीजनल और साइक्लिकल वेरिएशन भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसका मतलब है सीजनल वेरिएशन। तो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में भी आप डिफरेंट वेट्स दे के उसको मॉडल को अपने चेंज कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग ES2 जो है उसका एरर 8.4 है, दैट इज़ द हाईएस्ट। अब इसमें चीज़ देखें, मैं आप लोगों को बता रहा था कि बॉबी ब्रुक्स के केस में द हाईएस्ट आप कह सकते हैं जो मोस्ट एक्यूरेट फोरकास्ट वॉज रिग्रेशन एनालिसिस, जिसकी वजह से उसका एरर सबसे कम है, दैट इज़ 0.7। और हाईएस्ट एरर जो है दैट इज़ फॉर एग्जांपल मैनेजरियल जजमेंट विच इज़ 9। अब जो मेन एम है इस कंबाइंड मॉडल फोरकास्ट का वो ये है कि जिस मॉडल का जितना ज़्यादा एरर है उसको उतनी कम वेटेज दी जाए टोटल फोरकास्ट के अंदर, और द मॉडल विच हैज़ द हाई लोएस्ट एरर शुड बी गिवन द मैक्सिमम वेटेज, should have the maximum strength in giving the combined forecast, यानी कि टोटल फोरकास्ट कैलकुलेट करने में या कंबाइंड फोरकास्ट कैलकुलेट करने में उस मॉडल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो उसके अंदर। अगर हम इसको फॉर एग्जांपल आगे किया कैसे जाता है इसको, हम लोगों ने व्हाट वी डिड इज दैट फोरकास्ट एरर हमारे पास एग्जिस्ट करता है, सारे फोरकास्ट एरर का टोटल एरर इज 19.3। अब हमने देखना ये कि हर जो आपका फोरकास्ट है उसने टोटल कितना कंट्रीब्यूट किया है टोटल फोरकास्ट की तरफ, टोटल एरर की तरफ रादर, यानी कि हर एरर ने टोटल एरर का कितना परसेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो मैनेजरियल जजमेंट है जिसका हाईएस्ट एरर है विच इज़ 9, उसने 0.4 ऑलमोस्ट क्लोज टू 50% उसने कंट्रीब्यूट किया टोटल एरर की तरफ, राइट। हम आगे आगे देखते जाएंगे, ऑटोमेटिकली इसकी वेट जो बनेगा वो सबसे कम बनेगा इस, अगर हम कॉलम नंबर 2 से ऑनवर्ड जब चलते जाएंगे। अब आपको कॉलम नंबर 1 की समझ आ गई। कॉलम नंबर 1 इज द फोरकास्ट एरर, कॉलम नंबर 1 इज फोरकास्ट एरर, और उसके एट द एंड ऑफ द कॉलम नंबर 1 देयर इज सम ऑफ फोरकास्ट एरर विच इज 19.3। देन वी नीड टू नो दैट हाउ मच ईच एरर, for example error for managerial judgment, error for regression, how much does it contribute towards the total error, यानी कि maximum error बनने में उसने कितना रोल प्ले किया। तो what we did is कि हमने उसका परसेंटेज निकाल लिया, तो जो बेसिकली आपका परसेंट ऑफ टोटल एरर आ गया 0.466 फॉर मैनेजरियल जजमेंट, 0.036 विच इज़ द लोएस्ट, क्योंकि उसका ऑलरेडी 0.7 था सिर्फ जो उसका फोरकास्ट एरर था, लोएस्ट वन। तो इस वजह से इसके जो परसेंटेज इसने टोटल बनने में 19.3 बनने में कंट्रीब्यूट किया वो भी बहुत थोड़ा है।
That is why it is 0.036. ES1 is the second best, it is 0.063. ES2 is third last, second last basically, not third last, second last, 0.435. आगे चलते हैं, क्योंकि देखिए अब 8.4 और 9.0 ने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन की है टुवर्ड्स एरर, यानी कि फोरकास्ट के अंदर एरर क्रिएट करने में उन्होंने ज़्यादा गड़बड़ की है, ज़्यादा रोल प्ले किया है, तो इस वजह से इनका जो है वो एरर परसेंट भी हायर है, 0.46 और 0.43। रिग्रेशन ने सबसे कम कंट्रीब्यूट किया एरर में, गलती में, तो 0.03, और आपके ES1 ने 1.2 कंट्रीब्यूट किया, तो क्लोज टू 0.7, इट इज़ 0.06। आगे चलते हैं, इनवर्स ऑफ एरर प्रोपोर्शन, हमने प्रोपोर्शन ले लिया उसका, अगेन आप देखेंगे उसको, तो दैट इज 2.15 फॉर मैनेजरियल जजमेंट, 27.77, यानी कि इनवर्स ऑफ एरर। अब हमने उसका 1 ओवर जब कॉलम नंबर 2 लिया तो हमें पता चल गया कि बेसिकली वो स्ट्रेंथ कितनी है, मॉडल स्ट्रांग कितना है, क्योंकि एरर की टोटल एरर में कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज हमने निकाल ली। अब हमने उसका इनवर्स किया तो हमें पता चल गया कि मॉडल स्ट्रांग कितना है, द इनवर्स ऑपोजिट ऑफ एरर। जितना कम एरर होगा उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। इसी वजह से जब उसका कम एरर है 0.036 इन केस ऑफ आर, तो उसका इन्वर्स जो है, जो उसकी स्ट्रेंथ है बाकी सारों से कंपेयर किया 27.77 है। समझिए उसका इन्वर्स लेने का मकसद क्या था। उसका इन्वर्स लेने का मकसद ये कि हमने एरर तो निकाल लिया कि इतना इसने टोटल, जो हमने फॉर एग्जांपल 19.3, अगर 100% टोटल एरर है, जैसे 100 में से 0.03 या 1 में से, सॉरी 100 में से नहीं कहते, 1 में से 0.03% जो है सिर्फ इसकी कंट्रीब्यूशन है रिग्रेशन की। तो अब अगर इसने एरर में इतनी थोड़ी कंट्रीब्यूशन की तो मॉडल की स्ट्रेंथ उसका इन्वर्स होगा कि कितना स्ट्रांग है मॉडल। तो वो इनवर्स ऑफ एरर प्रोपोर्शन इज, हमने वो निकाल लिया 27.77 फॉर रिग्रेशन। जितना एरर में ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया हुआ था उसका इनवर्स उतना ही थोड़ा आया है। फॉर एग्जांपल 2.15 मैनेजरियल जजमेंट हैड द हाईएस्ट एरर, उसका इनवर्स ऑफ एरर या इनवर्स ऑफ एरर प्रोपोर्शन इज 2.15। इसी तरह ES1 का 15.87 और ES2 का 2.30। वो आपको वो पैटर्न आपको रिपीट, डेफिनेटली दीज आर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, तो वो पैटर्न तो आपको रिपीट होता हुआ नजर आएगा ही आएगा। फिर हमने उसका टोटल निकाल लिया इनवर्स ऑफ एरर प्रोपोर्शन का, दैट इज 48.09। अब हम इसमें परसेंटेज देखते हैं, राइट। अब हमने टोटल किस चीज का किया कि वो मॉडल की स्ट्रेंथ कितनी है, एरर, टोटल एरर का परसेंटेज कितना है, यानी कि टोटल एरर में कितना कंट्रीब्यूट किया, उसका इनवर्स यानी कि मॉडल स्ट्रांग कितना है। तो मॉडल स्ट्रांग कितना है उसका इनवर्स जब निकाल लिया कॉलम 3 के अंदर, जब उसका सम किया तो टोटल स्ट्रेंथ में जो बनने में विच इज 48, हम 48.09 को एक स्केल कह देते हैं। हम कहते हैं कि जी 48.09 इज सम पैरामीटर जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि सारे मॉडल्स मिला के कितने स्ट्रांग बन रहे हैं। जितना कम एरर होगा ये वैल्यू एक्चुअली उतनी बड़ी होगी, टोटल एरर जितना कम होगा। ये 48.09 बन गया। अब इस 48.09 जो मॉडल्स की स्ट्रेंथ है, सारे मॉडल्स की स्ट्रेंथ मिला के टोटल स्ट्रेंथ जो बनी हमारे फोरकास्ट की, ये वो स्ट्रेंथ है। तो इसमें किसने कितना कंट्रीब्यूट किया, जिसने जितना कंट्रीब्यूट किया उसके हिसाब से उसको वेट दे दो, राइट, सिंपल एज दैट। तो जिसने जितना कंट्रीब्यूट किया उसके हिसाब से उसको वेट दे दें, दैट वुड मीन 3 डिवाइड बाय 48.09, 3 डिवाइडेड बाय 48.09। तो अब आपका मैनेजरियल जजमेंट विच हैज द हाईएस्ट एरर हैज द लोएस्ट वेट 0.04। MJ हैज द लोएस्ट वेट, इसका हाईएस्ट एरर था 9, 0.04। उससे थोड़ा बेहतर थर्ड पोजीशन पे आता है ES2। ES2 इज 8.4 उसका एरर था। इस 8.4 पे उसका वेट कितना बना, 0.05। उनसे थोड़ा बेहतर इन दोनों से वाज ES1 एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग 1, उसका एरर कितना था 1.2, उसका वेट कितना बना 0.33, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम मैनेजरियल जजमेंट एंड ES2। और उसके बाद आपका रिग्रेशन था, रिग्रेशन का एरर कितना था 0.7, उसका वेट कितना बना 0.58, ऑलमोस्ट मोर देन 50%, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 60%, मोर देन 50% वेट जो है वो बना आपका रिग्रेशन एनालिसिस का, विच वाज द बेस्ट मॉडल। उसके बाद आपका वेट बना उसका ES1 का, विच वाज द सेकंड बेस्ट मॉडल। उसके बाद आपका वेट बना ES2 का, विच वाज द थर्ड बेस्ट मॉडल। और सबसे कम वेट बना आपका मैनेजरियल जजमेंट का। उसके बेस पे आपने वेट्स डिफाइन कर लिए। व्हेन यू हैव दीज वेट्स, अब आप उनके फोरकास्टिंग वैल्यूज निकाल के, जो आपने सब ने फॉर एग्जांपल थर्ड क्वार्टर फोरकास्ट किया,
ये सब ने फॉर एग्जांपल जो हम लोग ये एक दफ़ा मैं दोबारा आखिर में, अब आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ये बुक में भी बड़ी अच्छे तरीके से दी गई है, मैंने अपनी तरफ से इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया। बुक में आपको ये लॉजिक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि कर क्यों रहे हैं हम लोग ये वन वे इज़ रटा, लेकिन अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअली समझेंगे तो यू वुड ग्रैस्प दैट कि हम ये कर क्यों रहे हैं, द लॉजिक बिहाइंड इट। एरर कॉलम नंबर 1 सबके एरर लिस्ट कर दिए, उनका टोटल ले लिया, एरर इज अ मिस्टेक, तो जो टोटल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है द टोटल मिस्टेक ऑफ ऑल द मॉडल्स। उस टोटल मिस्टेक में सबसे ज्यादा किसने कंट्रीब्यूट किया, कॉलम नंबर 2, जिसने जितना कंट्रीब्यूट किया उसके हमने परसेंटेज निकाल ली उस टोटल मिस्टेक के अंदर। उसका जब हमने इनवर्स लिया कॉलम नंबर 3 के अंदर, तो हमें पता चल गया कि जिसने टोटल मिस्टेक में सबसे कम कंट्रीब्यूट किया तो वो सबसे अच्छा है। उसका इन्वर्स लेने का मकसद ये कि वो सबसे बेस्ट है। आई होप कि आपको इन्वर्स का ये मेन कॉन्सेप्ट इन्वर्स का समझ आ गया। तो जब सबसे अच्छे हैं उनके उसके हिसाब से नंबर हमने असाइन कर दिए। जब वो नंबर असाइन कर दिए तो हम लोगों ने नीचे उसका टोटल कर लिया। जब उसका टोटल कर दिया तो किसने अच्छा होने में कितना कंट्रीब्यूट किया, जिस तरह हमने वो एरर के केस में देखना कितना कंट्रीब्यूट किया, एरर में कितना कंट्रीब्यूट किया। अब हम एंड पे आ गए कि हमने जिसने जितने अच्छे में जितना कंट्रीब्यूट किया, तो उसके बेस पे हम लोग उसको फॉर एग्जांपल उसका वेट ले लेते हैं एज अ परसेंट ऑफ समथिंग, अ परसेंट नहीं एक्चुअली न्यूमेरिक, लेकिन परसेंट ऑफ दैट, वो अगेन द सेम थिंग जो हमने कॉलम 2 परसेंट ऑफ टोटल एरर, कॉलम 3 कॉलम 4 परसेंट ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, जिसको मॉडल वेट्स हम कह रहे थे। अब जो जितना बेहतर है उसका उसके हिसाब से वेट आ गया, और उसके हिसाब से ही जिस तरह हम लोगों ने वो देखा था ना अल्फा लगा रहे थे साथ की, जिसको ज़्यादा वेट देना है उसके हिसाब से अब हम आगे जाके कैलकुलेट करते हैं ये वाला टेबल। अगर फॉर एग्जांपल हम किसी एक की वेटेड एवरेज फॉल सीजन फोरकास्ट यूजिंग मल्टीपल फोरकास्टिंग टेक्निक्स, अब हमने फॉर एग्जांपल हमने बॉबी ब्रुक्स के लिए हम लोगों ने रिग्रेशन एनालिसिस, ES1 एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग 1, कंबाइंड एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग रिग्रेशन मॉडल ES2 और उसके बाद मैनेजरियल जजमेंट ES1, ES2, R और MJ, हमने ये 3 मॉडल्स यही लिस्टेड है आपके सामने लेफ्ट कॉलम पे। हमने इन सब से फॉर एग्जांपल बॉबी ब्रुक्स का हमने फॉल सीजन फोरकास्ट किया। बॉबी ब्रुक्स की एग्जांपल आप लोगों को याद है ना, जिसका पीछे मैंने पहली स्लाइड में डाटा दिया था। अभी जब हम रिवीजन की तरफ जाएंगे तो वो भी आपको याद आ जाएगा। हमने उसमें फॉर एग्जांपल डिफरेंट तरीकों से उसको एस्टिमेट किया था। तो अब आपका जो पहला मॉडल फोरकास्ट है रिग्रेशन का, वो ये आपका 20367 फोरकास्ट आ गया। अब आपने क्या किया, सारे मेथड से फोरकास्ट कैलकुलेट कर लिया। फिर पिछले कॉलम, पिछले टेबल से जिसे हमने वेइंग फैक्टर्स निकाले हैं बेस्ड ऑन द एरर्स, ये एक इंट्यूटिव या एक जो कॉमनली समझ आती है उसके हिसाब से बड़ी अच्छी टेक्निक है। यानी कि हमने वेट्स दिए उसी हिसाब से जितना मॉडल्स के अंदर एरर एग्जिस्ट कर रहा था। एरर्स कैसे निकाले आपने, हिस्टोरिक डाटा के ऊपर ऑब्वियसली आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं कि जितना मॉडल पीछे से हिस्टोरिक डाटा के अंदर एरर देता आ रहा है, आप इजीली एरर निकाल सकते हैं कि इस मॉडल में मिस्टेक्स कितनी है, क्योंकि आपके पास डाटा एग्जिस्ट कर रहा है। आप हर जिस क्वार्टर के एक्चुअल सेल्स भी हैं उसकी फोरकास्ट भी आप निकाल के देख रहे हैं कितना डिफरेंशियल है दोनों के दरमियान, और आखिर में आ जाते हैं आप फोरकास्ट एक्चुअल। अब ऑब्वियसली जितना पीछे एरर आता आ रहा है वो एरर अभी भी कैरी ऑन होगा, फिर उस एरर को आपने उठाया और आपने उसके एरर के थ्रू आपने वेट्स बना लिए। व्हेन यू हैव दोज वेट्स, नाउ यू कैन यूज दोज वेट्स, तो आप एक कंबाइंड फोरकास्ट बना सकते हैं। कंबाइंड फोरकास्ट आप कैसे बनाएंगे, आपने उन मॉडल का फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि आपने बॉबी ब्रुक्स के लिए फॉल सीजन का आपने फोरकास्ट निकाली, रिग्रेशन के लिए ES1 के लिए एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग 1 के लिए, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग 2 के लिए, और थर्ड वन मैनेजरियल जजमेंट के लिए, जो उन्होंने कह दिया कि इतना इतना फोरकास्ट बनेगा, थाउजेंड्स ऑफ सेल्स, राइट। अब आप इनके साथ वेइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें उसको, 0.58 फॉर रिग्रेशन एनालिसिस बिकॉज इट वॉज द बेस्ट वन, 0.33 for exponential smoothing 1 because it was the second best one, 0.05 for example ES2 exponential smoothing 2 because it was the third best one, और managerial judgment के लिए 0.04 because it was the last one। तो जब आप इनके वेट्स के साथ इनको मल्टीप्लाई करते हैं इनके फोरकास्ट को, तो वो आपके पास आगे वेटेड प्रोपोर्शन आ जाता है कि जो जितना अच्छा है उससे उतना ज़्यादा उसका परसेंटेज वो सॉर्ट ऑफ उसको उतना ज़्यादा वेट दे दो टोटल में, जो हम टोटल फोरकास्ट। यानी कि अगर आप ये इन सबको सम करेंगे 0.58, 0.33, 0.05, 0.04, इन सबका सम 1 आएगा। तो इसका मतलब है 0.58 जो टोटल फोरकास्ट आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा वेट देगा उसको। तो जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी फोरकास्ट उसमें से इतने उठा लो 0.58,
इसी तरह 0.33% आप इसका ले लें, 0.33 आप इससे सॉरी एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग 1 का ले लें, सॉरी एक्चुअली मैं वो आगे देखना शुरू हो गया था। 0.05 आप फॉर एग्जांपल ES2 का फोरकास्ट ले लें, 0.04 जो है आप इसका ले लें, तो दैट वुड मीन कि जब टोटल आ रहा है, अब आगे यहाँ पे जो टोटल आ रहा है दैट इज वेटेड एवरेज फोरकास्ट 20,208,000, दैट इज टोटल वेट। अब मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशंस ऑफन यूज मल्टीपल मेथड्स, और उन मल्टीपल मेथड्स को यूज करते हुए एक फोरकास्ट निकालते हैं, सॉर्ट ऑफ एन एवरेज फोरकास्ट निकालते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड ये जनाब डेल्फी मेथड ऐसे इतनी आई, इससे इतनी आई, इससे इतनी आई, इससे इतनी आई, और आप एक्चुअल फोरकास्ट निकाल लेते हैं उससे जो क्लोजेस्ट होती है आपके, जिसमें एरर सबसे कम हो। तो क्योंकि उसमें एरर सबसे कम देखना है, तो व्हाई नॉट यूज अ क्वांटिटेटिव मेथड टू यूज, आप कह सकते हैं कि मिनिमम एरर मेथड आप कर लें। मिनिमम एरर करने के लिए आप उनके एरर्स उठाएं और आप उसके हिसाब से उसको वेट कर दें। व्हेन यू वेट दोज, यू ऑटोमेटिकली हैव अ वेटेड एवरेज फोरकास्ट, जो आप कह सकते हैं कि सारे मेथड्स को यूज करके मेरा ये फोरकास्ट बनता है, विच वुड बी द क्लोजेस्ट टू द एक्चुअल सेल्स। एंड एक्चुअली दिस वाज, अगर बॉबी ब्रुक्स के अगर हिस्टोरिक डाटा देखें, दिस वाज वेरी क्लोज टू एक्चुअल सेल्स। So using multiple methods for forecasting is very good, and actually they had very accurate, जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को accurate आया था, it was 20.9 million I guess somehow something around जो actual उनका sales execute हुई थी। Definitely उसके लिए inventories ही पड़ी होती हैं, और उसके लिए आप लोग again further जो है वो speed up भी कर सकते हैं production process को to meet that demand। Often in most of the cases firm would prefer to जो उनके जो एग्जैक्ट फोरकास्ट हैं उससे ज़्यादा ही बना के थोड़ा सा इन्वेंट्री में रख देते हैं अपने आप। यू वुड हैव सीन कि देयर आर मल्टीपल सेल्स गोइंग ऑन, क्योंकि लॉस सेल्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बिकॉज लॉस सेल की कॉस्ट इस वजह से इन सर्टन केसेस लॉस सेल की कॉस्ट ज़्यादा होती है। रीज़न बिकॉज यू वुड लूज योर लॉयल कस्टमर्स। सो व्हाट दे फर्म्स समटाइम माइट डू, कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि पेरिशेबल आइटम्स के ऊपर भी और डिफरेंट जो एक्सपायरी डेट्स होती हैं आइटम्स के ऊपर भी सेल्स लग जाया करती हैं। पाकिस्तान में तभी इसका ट्रेंड कम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आता जा रहा है कि एक चीज़ जब एक्सपायरी डेट के करीब पहुंच गई तो उसको सेल 50% डिस्काउंट पे दे दो, एटलीस्ट कुछ तो रिकवर कर लो। सो फर्म्स अक्सर एक खास क्वांटिटी से ऊपर ही बनाना प्रेफर करेंगी कि उनके लॉस सेल्स का एटलीस्ट रिस्क ना रहे। अगर थोड़ी बहुत क्वांटिटी के ऊपर बाद में सेल लगानी पड़े तो दैट इज़ मच मोर बेनिफिशियल। ये हम जाके आगे इन्वेंट्री पॉलिसीज़ के अंदर भी ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये वो आपके फॉर एग्जांपल समर ट्रांस सीजन्स, फॉल सीज़न, हॉलीडे सीज़न और स्प्रिंग सीज़न जो उसकी ये फोरकास्ट एरर्स सामने जो है वो किए गए हैं इनके सारे मॉडल से, जो बेसिकली हमने जो मैंने को बताया था ना कि एवरेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं उन एरर्स की एवरेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम उन एरर्स की एवरेज यूज़ कर रहे हैं तो दीज आर द एरर्स जो अक्रॉस द टाइम उन लोगों के आए। एवरेज एरर एज अ परसेंटेज ऑफ एक्चुअल शेयर्स आपके एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर वो सारे मॉडल्स हैं। तो समर के अंदर फॉर एग्जांपल मैनेजरियल जजमेंट में 5.6% एरर था, ES1 के आर के अंदर ओनली 3.1% एरर था, 15.3 आपका जो है वो उसका एरर था, 7.3 आपका ES2 का एरर था, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग 2 का सेकंड मॉडल का एरर। और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बेसिकली फॉल सीजन की क्योंकि एस्टिमेट्स हम लोग देख रहे थे, तो क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर कि वेटेड एवरेज फॉल सीजन फोरकास्ट यूजिंग मल्टीपल फोरकास्टिंग टेक्निक, तो अगर इसके अंदर देखें तो जो फॉल सीजन जो फॉल का सेकंड सीजन है उसके आपके सामने मौजूद है, राइट उसके एरर्स आपके सामने मौजूद है 9, 0.7, 1.2 एंड 8.4। ये सेकंड सीजन का डाटा आपके पास, हॉलीडे सेकंड सीजन, स्प्रिंग सेकंड सीजन। तो अब आपने आगे जाके इसको यूज़ किया फॉल सेकंड सीजन को, क्योंकि आप फॉल का ही फोरकास्ट निकाल रहे हैं, इस वजह से आप फॉल के जितने जो हैं वो एरर्स हैं वो उठाएंगे और बेस्ड ऑन दैट यू वुड यूज़ इट। आई होप you understand these concepts. Now we are basically a little out of time. हम आगे इसके नेक्स्ट स्टेप में डिस्कस करेंगे। आगे मैंने खाली द ओनली एस्पेक्ट जब हम ये नॉर्मल टेक्निक्स नहीं यूज़ कर सकते वो हम अगले लेक्चर में जाके डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था लंपी डिमांड जो है दैट इज़ समटाइम्स ओरिजिनेट्स आउट ऑफ ब्लू मून, जिसको आप इतनी आसानी से फोरकास्ट नहीं कर सकते। हमने डिस्क्रीट और जो आपके डिराइव डिमांड जो है वो वाली है विच इज़ एक्चुअली दूसरी प्रोडक्ट से डिराइव है, तो उसको तो एस्टिमेट करना फोरकास्ट करना इज़ मच ईजियर इन एनी अदर केस। तो आपके ये वाला जो केस है क्वांटिटेटिव डाटा वाला, जब हिस्टोरिक डाटा को कंसिडर कर सकते हैं और आपका रादर पैटर्न एक शो कर रहा होता है,
इन दैट केस हमने ये वाली टेक्निक्स डिस्कस की। अब हमने आज के दिन क्या क्या कवर किया? आज के दिन बेसिकली वी कवर दिस एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल हमने दो एस्पेक्ट से देखी। पहले जो ऑलरेडी एस्टिमेटेड था इसका, दैट वाज ट्रेंड साइड, कि हम ट्रेंड के बेस पे जो हम बेसिकली क्लासिकल टाइम सीरीज डीकम्पोजिशन की, ये एक और एग्जांपल है। मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि क्लासिकल टाइम सीरीज डीकम्पोजिशन से इसको एक स्टेप आगे कैसे लेके जाते हैं। क्लासिकल टाइम सीरीज डीकम्पोजिशन के बेस पे जो हमने ट्रेंड निकालते हैं, दैट इज एक्चुअली सिंगल वेरिएबल रिग्रेशन। हम ट्रेंड को रिग्रेस करते हैं सेल्स डाटा के ऊपर, जो यहाँ पे टी से नीचे रिप्रेजेंट हुआ है। कॉलम 2 का सेल्स डी टी रिप्रेजेंट हुआ है। जब हम इसको फोरकास्ट कर लेते हैं ट्रेंड के बेस पे, तो वो हमने कॉलम नंबर 5 में ट्रेंड वैल्यू के तौर पे आ रहा है। इसकी इक्वेशन नीचे रेड कलर में दी गई है, दैट इज टी इज इक्वल टू 11,567.08 विच इज द इंटरसेप्ट प्लस 486.13 विच इज द स्लोप कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय टी। इसके बेस पे ये ट्रेंड वैल्यू निकली हुई है। इसी में मैंने आपको बताया, अगर फॉर एग्जांपल देयर आर मल्टीपल अदर कॉजल वेरिएबल्स जिनका इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि सेल्स फोरकास्ट करने का ये भी तरीका है कि आप कॉजल इफेक्ट्स देख लें। पॉपुलेशन ग्रोथ तो शायद मे बी ट्रेंड के अंदर कैप्चर हो जाए कि टाइम के साथ साथ जो डिमांड बढ़ी है, एक अगर फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, लेकिन देयर आर मल्टीपल अदर वेरिएबल जो नहीं कैप्चर हो सकते। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग योर टोटल ओवरऑल डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट। अगर आपके पास ऐसे फैक्टर्स आइडेंटिफाइड हैं, यू कैन यूज मल्टीपल वेरिएबल एनालिसिस, मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस। मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस में जिस तरह यही रिग्रेशन एनालिसिस सॉर्ट ऑफ, मैं उसकी इन डेप्थ फार्मूला बीटास का आपको बताने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, खैर उसकी इट इज़ वेरी सिंपल। उसमें भी आप जिस तरह यहाँ पे टी के यूज़ कर लेते हैं, उसी तरह उसमें आप फॉर एग्जांपल जो सेकंड वेरिएबल है वो यूज़ करेंगे, उसकी सम्स और एवरेजेस, और जिस तरह हमने बी के लिए यूज़ किए थे, इसी तरह आप थर्ड वेरिएबल जो x2 है x3 है आपका, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें टी बिकम्स वन ऑफ द वेरिएबल्स। अभी टी सिर्फ एक वेरिएबल है जिसको इफेक्ट कर रहा है, देन टी बिकम्स वन ऑफ द वेरिएबल्स। जब टी बिकम्स वन ऑफ द वेरिएबल्स, तो फिर इस टी को आप यूज़ करते हुए आप उनका एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन इसमें इंटरसेप्ट भी आ गया आपके पास, उससे भी इंटरसेप्ट आएगा, उसमें डिफरेंट इंटरसेप्ट होगा। तो फिर आप दूसरे वेरिएबल बाकी दोनों यूज़ करते हैं। फिर आपके बीटा 1 और बीटा 1 वुड बी विद द टी। फॉर एग्जांपल अगर टी पहला वेरिएबल हम रखते हैं, बीटा 2 वुड बी सम एक्स वाई जेड वेरिएबल, जिसमें हमने इस केस में हमने डिस्कस किया था, विच इज़ फॉर एग्जांपल कस्टमर टू डेट रेशियो। फिर नंबर थर्ड वन इज़ आपका कह सकते हैं नॉन वेंडर अकाउंट्स, वो आपका थर्ड वेरिएबल हो गया। तो उन्हीं बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 इन सारों को आप यूज़ करते हैं वेट्स का। जिस तरह आप ये ट्रेंड के बेस, आप टी के बेस पे हमने ट्रेंड वैल्यू वाला कॉलम कैलकुलेट किया, इसी तरह उन दोनों वेरिएबल्स की पूरी इक्वेशन बना लें और बीच में आगे आप फोरकास्ट का कॉलम कैलकुलेट कर लें। 5 की जगह फोरकास्ट लिख लें और कैलकुलेट कर लें, और उसी को यूज़ करते करते आप आगे जब जाएंगे तो आप फॉर एग्जांपल टाइम पीरियड 13 और 14 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 30 टी की जगह 13 आ जाएगा, आपके पहले वेरिएबल की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, दूसरे वेरिएबल की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, और वो आप बीच में इनकॉर्पोरेट करके आप सेल्स को फोरकास्ट कर सकते हैं, जो ये वाला नोटेशन दी हुई है आपको। तब एफ निकालने के लिए आपके पास नॉन वैल्यूज़ भी हैं, जो बेसिकली उसका उन दोनों का डिफरेंस रेजिडुअल होता है। तो आपके पास नॉन वैल्यूज़ भी हैं, आगे जाके 13 और 14 का फोरकास्ट भी कर सकते हैं। दिस वाज बेसिकली कि मैंने आपको जो ये नीचे इक्वेशन भी गिवन है, विच इज़ कांस्टेंट, जो आपका इंटरसेप्ट होता है, प्लस बीटा 1 इंटू टाइम, प्लस बीटा 1 इंटू कंज्यूमर डेट रेशियो, प्लस बीटा 3 इज नंबर ऑफ नॉन वेंडर अकाउंट्स। ये आपके वो पूरी इक्वेशन बन गई। फिर मैंने आपको बताया कंबाइंड मॉडल फोरकास्टिंग, जिस पे सबसे ज़्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि रिग्रेशन तो फिर भी आप लोग, अगर रिग्रेशन एनालिसिस आता है तो दैट वुड हैव बीन नथिंग फॉर यू गाइस, जो मैंने अभी डिस्कस किया। क्योंकि अगर आपने इकोनोमेट्रिक्स थोड़ी बहुत ही पढ़ी हुई है तो रिग्रेशन इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ जो आप लोग कर रहे होते हैं। फिर आ जाता है कि द इंटरेस्टिंग थिंग वाज, मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि कंबाइंड मॉडल फोरकास्ट होते हैं, कि आप बहुत सारे मॉडल्स को से फोरकास्ट करते हैं। फिर व्हाट यू डू इज़ कि उनके अंदर एरर्स एग्जिस्ट करते हैं, जो हमने वो पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए थे। तो अगर एरर फॉर एग्जांपल आपके पास मौजूद है उन सारे मॉडल्स की, जैसे हमने 4 मॉडल्स को डिस्कस किया, मैनेजरियल जजमेंट को, रिग्रेशन एनालिसिस को, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग 1, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग 2, कि उसके भी अंदर 2 वेरिएशंस हमने की। आइदर वो फॉर एग्जांपल ES2 इज बेसिकली ओवर हेयर इज कि ES2 इज कम्बिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग एंड रिग्रेशन। अगर इनको हम यूज़ करते हैं तो अगर फोरकास्ट एरर आता है, उस फोरकास्ट एरर का आप टोटल ले लें। व्हेन यू हैव दैट टोटल, देन यू सी कि हर एक ने, ईच एंटिटी है, हाउ मच इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द टोटल एरर, उसकी आप परसेंटेज निकाल लें। जब उसने आपके पास परसेंटेज आ गई कि दिस इज हाउ मच इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द टोटल एरर, what you do is you take its inverse. When you take its inverse, that actually gives you how much it has not contributed towards its error. उसका उल्टा
एग्जैक्टली उसकी ऑपोजिट साइड, कितना कंट्रीब्यूट किया था। जिसने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया हुआ है उसकी जो अच्छी परफॉर्मेंस है वो थोड़ी है, जिसने थोड़ा एरर में कंट्रीब्यूट किया उसकी अच्छी परफॉर्मेंस ज़्यादा है। तो इसके हिसाब से उसके इन्वर्स ऑफ एरर प्रोपोर्शन आ जाता है। फिर आप इसका टोटल कर लें। जब आप इसका टोटल कर लेते हैं तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है दैट हाउ मच इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द फिटनेस ऑफ द मॉडल, यानी कि कितने उसके टोटल फोरकास्ट में एक्यूरेसी के अंदर इसने कितना कंट्रीब्यूट किया। वो आपके एक्चुअल वेट्स होते हैं जो आपके कॉलम नंबर 4 में रिप्रेजेंटेड है, विच इज कॉलम नंबर 3 डिवाइड बाय द टोटल ऑफ कॉलम नंबर 3। वो आपके एक्चुअल वेट्स आ जाते हैं। इन वेट्स को यूज करते हुए आप फोरकास्ट कर सकते हैं। व्हाट यू डू इज कि बेसिकली आपके पास मॉडल का फोरकास्ट अपना अपना एग्जिस्ट कर रहा है एक खास सीजन का, उससे पिछले सीजन के वेट्स आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, या उसके ओवरऑल मॉडल के वेट्स आपके पास एरर भी हैं और डेफिनेटली उससे आप वेट्स कैलकुलेट कर लें, वो आप मल्टीप्लाई करके आप वेटेड फोरकास्ट निकाल लेते हैं, विच इज द वेटेड एवरेज फोरकास्ट ऑफ दैट टोटल मॉडल। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये फॉर एग्जांपल एरर्स का बताया कि दिस इज हाउ एरर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। सो बेसिकली इस लेक्चर के अंदर व्हाट वी हैव कवर्ड इज दैट रिग्रेशन एनालिसिस। एक और हमने एग्जांपल देखी विच बिलोंग टू आप कह सकते हैं क्लासिकल टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन। उसी से मैंने आपको बताया कि आगे जाकर रिग्रेशन एनालिसिस निकलता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो इस लेक्चर का, दैट इज हमने कंबाइंड मॉडल फोरकास्ट, जिसके बारे में शुरू में मैंने पहले जब फोरकास्टिंग की बात की तो मैंने वहीं से रोना शुरू कर दिया था कि आप एक मॉडल पर नहीं डिपेंड कर सकते। जब हम एक मॉडल पर नहीं डिपेंड कर सकते तो मल्टीपल मॉडल्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, दैट इज कंबाइंड मॉडल फोरकास्ट, कि उनके एरर्स के बेस पे उसको वेट करके हम यूज करेंगे। एरर के बेस पे वो खैर इनवर्स वो 2 दफ़ा मैं रिपीट कर चुका हूँ। द पॉइंट इज कि आप उसके बेस पे उसको यूज कर लेंगे। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस लेक्चर रिग्रेशन के अलावा। सो होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम। हम लोग ऐसे फोरकास्ट अब देखेंगे जहाँ भी ये तो वो वाले फोरकास्ट अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, विच इज़ बेसिकली जब आपका डाटा आइदर कह सकते हैं रैंडम पैटर्न फॉलो कर रहा है, या आपका डाटा जो है वो उसके अंदर ट्रेंड है, या सीजनल इंडेक्सेस है। बेसिकली आप हिस्टोरिक डाटा के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। इन दैट केस यू कैन यूज़ दैट। अब आपके आगे इसके बाद जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो लंपी डिमांड और उस किस्म के केसेस को डिस्कस करते हैं कि जब आप ये रेगुलर फोरकास्ट टेक्निक नहीं यूज़ कर सकते तो हम किधर जाएँ फिर, बिकॉज फोरकास्ट तो करनी ही करनी है। सो बिकॉज यू नीड टू मैनेज इन्वेंटरी और ट्रांसपोर्ट, दैट इज forecast is an important aspect. So hope to see you next time. Take care. Best of luck. Allah Hafiz.